नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबको वेलकम। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू जातक नंबर 16। हम चालू करते हैं अभी। तो बेसिकली जातक नंबर 16 क्या है? तो जातक नंबर 16 का नाम है तीपलत्थ मिग जातक। तो यहाँ पे तीपलत्थ मिग का मीनिंग क्या है? ती यानी 3, द नंबर 3। पलत्थ यानी पोस्चर्स, जैसे बैठते हुए, खड़े हुए और सोते हुए। तो 3 पोस्चर्स। और मिग यानी हमें पता है मृग या हरिण। तो तीपलत्थ मिग जातक। और पिक्टोरिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नेफ्यू डियर है, नेफ्यू डियर की मम्मी है, और एक अंकल टीचर डियर है। यहाँ पे हंटर भी है, और ट्रैप के बारे में भी बात की है। तो हम अभी आगे जाते हैं और देखते हैं कि जातक लोकेशन किधर है हमारे त्रिपिटक में। तर त्रिपिटक मध्ये इथे पण कसं आहे, ती पीटक, 3 पीटक, 3 बास्केट्स. तर हे ती म्हणजे नंबर 3 आहे. तर ती पीटक मध्ये सुत्त पीटक मध्ये खुद्दक निकाय, आणि तिथे जातक पाळी पठमो भागो म्हणजे फर्स्ट व्हॉल्यूम, तिथे एकक निपातो फर्स्ट चॅप्टर. आणि फर्स्ट चॅप्टरच्या आपण सील वग्गो ग्रुप मध्ये आहे, जे सेकंड ग्रुप आहे. आपण नक वग्गो ग्रुप आपलं झालं आहे, पहिले 10 जातक ऑलरेडी. आणि सील वग्गो ग्रुप मध्ये आपण 6th जातक वरती आहे, विच इज तीपलत्थ मिग जातक, जी आपली 16th जातक आहे. So now I will share with you the Word document. Okay. तर आता आपण सगळ्यात पहिले हात जोडून बुद्धांना आठवण करूया. तर प्लीज जॉइन योर हँड्स, क्लोज योर आईज. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. ओके. तो जैसे हम जातक नंबर 16 तीपलत्थ मिग जातक कर रहे हैं, और हमें तीपलत्थ मिग जातक वर्णना में इसकी बैकग्राउंड स्टोरी यानी अट्टकथा और ये स्टोरी का पूरा वर्णन दिखता है. तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, तीपलत्थ मिग यानी 3, ती मतलब 3, पलत्थ यानी पोस्चर्स, और मिग यानी डियर. तो ओके, ये स्टोरी फिर किसने बताई? So, as always, this story is told by the Blessed One while he was dwelling at Badarika Monastery in Kosambi. तो यहाँ पाली में है, सत्था कोसम्बियंग बदरिकारामे विहरंतो. विहरंतो यानी ड्वेल करना, रहना. तो ये बुद्ध जब बदरिका मोनास्ट्री में थे कोसम्बी में, तब की बात है जब उन्होंने ये जातक बताई. तो दिस जातक इज अबाउट समनेर भंते राहुल,
whose heart was set on observing the rules of the Sangha. तो ये भंते राहुल के बारे में है, जो उस टाइम पे समनेर थे, नोवाइस बोल के ज्वाइन हुए थे, और वो बहुत उनकी इच्छा थी, आतुर इच्छा थी कि वो संघ के जो रूल्स है, जो नियम है, वो बहुत मन से और आतुरते से फॉलो करे. So what was the situation or incident? Once when the Buddha was dwelling in the Agalava temple close to the town of Aravi, many male and female disciples, bhikkhus and bhikkhunis, used to gather there to listen to the truths preached by the Buddha. The teaching was in daytime, but as the teaching progressed or continued into the evening, the female disciples and bhikkhunis did not attend, and only bhikkhus and men disciples remained there to listen. When the teaching completed in the evening, the senior or elder bhikkhus, who are called as Ther, entered Ther, each retired their own chambers. However, the novice bhikkhus and the lay disciples lay down to take rest in the service hall. Upatthana Salayang is Pali for service hall. A story, a short while after they fell asleep, there were loud noises coming from snoring and snorting. After short slumber, some got up to report to the Buddha about the impropriety or improper behavior they had witnessed. The Buddha then declared that it is a pachitya offense if a bhikkhu sleeps in the company of novices. After delivering this precept, Sikkhapadam, he went away to Kosambi. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सत्था यानी हमारे भगवान बुद्ध उस टाइम पे अगारव टेम्पल जो आरवी जगह के पास में था, वहां पे थे. और वहां पे जब थे उस टाइम पे बहुत सारे जो उपासक उपासिका है और भिक्खु भिक्खुनी है, यहाँ वहां से वहां आते थे बुद्धा की देशना सुनने को. और यूजुअली वो देशना सुबह के टाइम पे चालू होती थी, लेकिन वो कंटिन्यू इवनिंग तक के होती थी. और उस टाइम पे जो फीमेल डिसाइपल्स है, उपासिका और जो भिक्खुनी है, वहां पे वो इवनिंग होते होते वो निकल जाते थे, और सिर्फ वहां पे भिक्खु और मेल ले डिसाइपल यानी उपासक लोग रहते थे. और फिर एक बार जब वो देशना कंप्लीट हो जाती थी, तो जो सीनियर भिक्खु है, बड़े वाले थेर भिक्खु, वो अपने अपने चेम्बर्स में, अपने क्वार्टर्स में चले जाते थे. लेकिन जो यंग भिक्खु है, जो अभी अभी पबज्जित हुए हैं, तो वो और जो मेल डिसाइपल्स है, मेल ले डिसाइपल्स यानी उपासक, वो सर्विस हॉल में वो रेस्ट लेते थे, यानी एक साथ रेस्ट लेते थे. वो उनके कोई सेपरेट क्वार्टर्स नहीं थे. तो यहाँ पे सर्विस हॉल यानी उपट्ठान सालायंग ऐसा बोला है पाली में. तो वहां पे वो रेस्ट लेते थे. और फिर ऐसा होता था कि थोड़ा टाइम रेस्ट लेने के बाद जब लोग सो जाते थे, तो थोड़ी घूरने की आवाज ऐसी आती थी, और वो बहुत बड़ी होती थी. तो थोड़े देर सोने के बाद में वहां से लोग उठ के बुद्धा के पास गए कि ये बिहेवियर ऐसा हो रहा है और इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो वो बुद्धा के पास रिपोर्ट करने को गए ये चीज. तो बुद्धा ने उस टाइम पे एक पाचित्य का मतलब है ऑफेंस, या फिर एक ऐसा रूल डिक्लेयर किया जो नहीं फॉलो किया तो पाचित्य होगा, यानी ऑफेंस हो जाएगा, वायलेशन ऑफ रूल हो जाएगा. तो वो रूल क्या डिक्लेयर किया उन्होंने कि अगर कोई भिक्खु नोवाइस यानी बड़ा भिक्खु है, वो नोवाइस भिक्खु के साथ में के कंपनी में रहेगा वाइल रेस्टिंग, या फिर कोई भिक्खु कोई उपासक के कंपनी में रहेगा वाइल रेस्टिंग, तो ये एक ऑफेंस होगा, ये एक पाचित्य होगा, और ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए. तो एक बार जब बुद्धा ने ये प्रीसेप्ट यानी सिक्खापदं पाली में बोला गया है, ये प्रीसेप्ट उन्होंने रूल जब ये सेट किया, उसके बाद में वो
कोसंबी चले गए। उसके बाद में क्या होता है? The bhikkhus asked Bhante Rahula to find his own quarters as the Buddha had laid down this new precept. Before this, the bhikkhus, out of respect for his father and his anxious desire to abide by and observe the rules of the Sangha, Sikha Kama, had welcomed Rahula as if the place was his. They had fitted a little bed for him and had given him cloth to fold and make a pillow with. But the day this precept was declared, fearing transgression, which is violation of the rule or code of conduct, they would not even give him a house room. Rahula went neither to the Buddha, his father, or to Sariputta Ther, his preceptor, an experienced practitioner who provides supervision, nor to Mahamoggallana Ther, his teacher, nor to Ananda Ther, his uncle. Instead, went to the Buddha's Chaiks and took his abode there as though in a heavenly mansion. तो उस टाइम पे फिर ऐसा हुआ कि जो एल्डर भिक्खु थे, और क्योंकि राहुल भंते उस टाइम पे नोवाइस थे, उन्होंने एल्डर भिक्खु ने कहा राहुल भंते को कि क्योंकि बुद्धा ने अभी ये नया रूल अभी ले डाउन किया है, उस वजह से अभी आप अपना रहने का जगह, अपना ड्वेलिंग प्लेस का अरेंजमेंट आप खुद करो, आप खुद देखो कहाँ पे रहोगे। तो इसके पहले ये भिक्खु बुद्धा के लिए जो आदर था और जो राहुल इतना आतुरते से संघ के नियम फॉलो करने का जो उसका इच्छा था, ये सब देख के बाकी भिक्खुओं ने, जब राहुल जस्ट ज्वाइन किए थे संघ को, तब उन्होंने बहुत अपनेपन से उसे वेलकम किया था, इस तरह से जैसे वो जगह उसी की हो। तो उसके लिए एक छोटा सा बेड फिट करके दिया था और एक क्लॉथ दिया था जो फोल्ड करके वो पिलो बोल के यूज करते थे सोने के लिए। तो उस हिसाब से बहुत वेलकमिंग रखा था सब भिक्खुओं ने जब राहुल ने जस्ट ज्वाइन किया था संघ को। लेकिन जब ये सील और ये प्रीसेप्ट डिक्लेयर हुआ, तब सब ये भंते लोग डरने लग गए कि अगर वो एक नोवाइस भिक्खु को अपने साथ रखेंगे तो वो रूल वायलेट करेंगे, वो नियम का उल्लंघन करेंगे, विनय के नियम का। तो इसलिए उन्होंने उसे कह दिया, राहुल को कह दिया कि भंते अभी आप बाहर जाके अपना लॉजिंग खुद ढूंढो। तो अभी सामने राहुल अपने बुद्ध के पास भी नहीं गए, यानी जो उनके पिता थे, पाली में पिता बोला गया है फादर को, तो अपने पिता के पास नहीं गए, बुद्ध के पास नहीं, वो अपने उपध्यायों जिन्होंने उन्हें सिखाया ये प्रैक्टिस कैसे करना मेडिटेशन की, तो उपध्यायों बोला गया है। तो वो सारिपुत्र थेर के पास में भी नहीं गए जो उनके उपध्यायों थे, और जो धम्म सेनापति थे, मतलब चीफ कमांडर ऑफ धम्म, उनके पास भी नहीं गए ये सिचुएशन को लेके, और वो महामोगलान थेर के पास भी नहीं गए जो उनके टीचर थे, आचार्यो बोला गया है, टीचर। और वो आनंद थेर जो उनके अंकल थे, चूर पिता यानी स्मॉल फादर यानी लिटिल फादर जैसे अंकल बोला गया है, तो आनंद थेर के पास भी नहीं गए, और इंस्टेड वो कहाँ गए, वो बुद्ध के जेक्स में गए। यानी जेक्स का मतलब है जो आउटसाइड बाहर में जो टॉयलेट बाथरूम या ऐसे वॉशरूम रहता है उसे जेक्स बोलते हैं। तो वो वहां गए और वहां पे अपना लॉजिंग और अपना अबोर्ड वहां पे किया, उन्होंने वहां रहने लगे। तो पाली में उसे बोला है वरंजन वच्चकुटिंग, वरंजना वच्चकुटिंग ऐसा बोला गया है जेक्स को। Now in a Buddha's jakes, the door is always closed shut. The level floor is of perfumed earth. Walls are decorated with flowers and garlands, and a lamp burns there all night long. But it was not this splendor that prompted Rahula to take up his residence here.
It was simply because the elder bhikkhus had told him to find quarters for himself, and he reverenced instruction and yearned to observe the rules of the Sangha. It was solely this anxiety of his that made him take up his dwelling in the jakes. तो अभी बुद्धा के जेक्स कैसे थे कि उनका जो फ्लोर था बहुत ऐसे एक लाइन में ऐसे लेवल किया हुआ था, एक लाइन में था वो, और परफ्यूम था, सुगंधित था, और वहां पे फ्लावर्स और गार्लैंड से डेकोरेट किए थे उसके वॉल्स, और वहां पे हमेशा एक लैंप रहता था छोटा सा जो रात भर जलते रहता था। लेकिन ये सब चीजें नहीं थी जिस वजह से राहुल वहां पे गए और उन्होंने अपना रेसिडेंस वहां पे लिया, लेकिन सिंपली ये बात थी कि जो एल्डर भिक्खु थे उन्होंने बोला था कि अभी आप जाओ और अपना क्वार्टर्स खुद ढूंढो, ऐसे राहुल को बोला था। और राहुल ऐसे थे यानी कि उन्हें बहुत इच्छा थी, आतुर इच्छा थी कि वो संघ के नियम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, ऐसी उनकी इच्छा रहती थी हमेशा। तो सिर्फ वही रीजन से वो जो एंजाइटी थी उनकी, यानी सिख कामो ऐसा बोला गया है, जो सीखने की और जैसे कोई रूल को अबाइड करने का जो आतुर इच्छा रहता है उसे सिख कामो बोला गया है। तो उस वजह से वो ऐसे बेसिकली वो फॉलो करना चाहते थे उस इससे। Now, though day had not yet dawned, the master halted at the door of the jakes and found out Rahula was sleeping there. When the Buddha asked why, Rahula replied, "Because I had nowhere to go. Up till now, the elder bhikkhus have been very kind to me, but such is their present fear of erring that they won't even give me shelter anymore. Consequently, I took up my abode here, because I thought it a spot where I should not come into contact with anybody else." तो अभी ऐसा हो जाता है कि सुबह होती नहीं है और सुबह होने के पहले ही बुद्ध वहां पे जो जेक्स के दरवाजे रहते वहां रुकते हैं और थोड़ा सा खांसते हैं। तो अंदर से राहुल भी ऐसे करके खांसता है। तब बुद्ध बोलते हैं कि कौन है वहां पे, तो राहुल अंदर से बोलता है कि मैं हूँ राहुल, और ऐसे ही वो बाहर आता है और हाथ जोड़ के नमन करता है बुद्ध को। और बुद्ध पूछते हैं कि राहुल तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो राहुल तब बोलता है कि क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने को। अभी तक के जो बड़े भिक्खु थे हमारे संघ के, वो बहुत अच्छी से मेरे से बहुत दयालु भाव से रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अभी आपने जो नया प्रीसेप्ट की वजह से वो डर रहे हैं कि वो उल्लंघन कर देंगे उस प्रीसेप्ट का अगर वो एक नोवाइस भिक्खु को साथ में रखेंगे। तो इसलिए अभी मेरे पास जगह नहीं थी जाने को, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आपके जेक्स के यहाँ पे रहूं, और मुझे इसलिए ऐसा लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आऊंगा, इसलिए मैंने ये जगह सोची, इधर रहने का सोचा। The master thought to himself, if they treat even Rahula like this, how would they be treating other young novice bhikkhus they admit to the Sangha? His heart was moved within for the truth. So at an early hour, he had all the bhikkhus assembled and questioned Sariputta Ther thus. I suppose you, at all events, Sariputta, know where Rahula is now quartered? Bhante Sariputta did not. Sariputta, Rahula was living this day in the jakes. Sariputta, if you treat Rahula like this, what will not be your treatment of other youths whom you admit to the Sangha? The Buddha further continued, such treatment will not retain those who join the Sangha. In future, keep your novices in your own quarters for a day or two, and only on the third day let them lodge out, taking care to acquaint yourself with their lodging. With this rider, the master laid down the revised precept. तो यहाँ पे जब ऐसा राहुल सामने राहुल बोलते हैं, तब बुद्ध सोचते हैं कि अगर ये राहुल
से ऐसे ट्रीट करते हैं तो बाकी जो नए भिक्खु आ रहे हैं, यंग नोवाइस भिक्खु आ रहे हैं संघ में, उनसे ये कैसे ट्रीट करते होंगे। और ये सोच के वो तभी के तभी पूरे भिक्खुओं को वहां पे असेंबल करवाते हैं हॉल में। और सारिपुत्र थेर से पूछते हैं कि सारिपुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा कि राहुल अभी किधर रह रहे हैं। तो भंते सारिपुत्र कहते कि वो नहीं जानते। तो बुद्ध कहते हैं कि वो बताते हैं पूरा इंसिडेंट और बोलते हैं कि राहुल आज सुबह मुझे जेक्स में आराम करते हुए मिले करके। तो सारिपुत्र, अगर तुम राहुल को भी ऐसे ट्रीट करते हो तो फिर बाकी लोग, जो बाकी यंग लोग जो संघ में आते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करोगे सब लोग ऐसे। वो सेम कंसर्न सारिपुत्र को भी बोलते हैं और ऐसे बोल के वो ये करते हैं कि ऐसे ट्रीटमेंट से जो भी लोग हमारा संघ ज्वाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तो आगे जाके कैसा करना चाहिए कि जो नोवाइसेस है, जो सामनेर है, पहले कुछ दिन, 1 या 2 दिन आप उन्हें अपने साथ रखे, अपने साथ लॉज करने दे और थर्ड डे को उन्हें बाहर लॉज करने दे, यानी बाहर उन्हें अपनी जगह देखने दे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ रह रहे हैं और वो कौन सी जगह चूज कर रहे हैं, उसका अप्रोप्रिएटनेस का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन वो ऐड करते हैं उनके प्रीसेप्ट को, जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, उसे राइडर बोला गया है। और ये एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ में वो रिवाइज्ड प्रीसेप्ट अभी ले डाउन करते हैं बुद्ध। Later, gathering in the Dhammasabha, the bhikkhus were speaking of Rahula's good qualities of anxiety to observe or keep the rules. Sikha Kama, by saying, when told to find his own lodging, he did not say, I am the son of the Buddha, Dasabalasya Putto. What have you to do with quarters? You turn out. No, not a single bhikkhu did he oust, but quartered himself in the jakes. Just then the Buddha entered in the Dhammasabha and asked the theme of discussion. After coming to know the topic, the master said, this anxiety Rahula has shown not only now, but also in the past, when he had been born an animal, Tirachana Yoniya. तो फिर उसी टाइम के बाद में थोड़ा धम्मसभा में जब सब भिक्खु इकट्ठा होते हैं और वो राहुल के जो ये पर्टिकुलर क्वालिटी है कि उसकी जो इतनी आतुर इच्छा है कि वो रूल्स को, संघ के रूल्स को के साथ कंप्लाई करे और रूल्स को फॉलो करे इतनी अच्छी तरह से, जिसे पाली में सिक्खा काम बोला है, ये क्वालिटी को। तो इस बारे में भिक्खु सब बात करते रहते हैं धम्मसभा में और वो बोलते हैं कि जब बाकी भिक्खुओं ने बोला सामने राहुल को एक उनकी रहने की जगह ढूंढने के लिए, तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो बुद्धा का लड़का हूँ। तो यहाँ पे हमें और एक पता चलता है, दस बलस पुत्तो, तो पुत्तो यानी लड़का, बेटा, और दस बलस तो बुद्धा का और एक नाम हमें यहाँ दिख रहा है, दस बलस 10 स्ट्रेंथ्स। तो वो ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं तो बुद्धा का बेटा हूँ, तुम जाके अपना क्वार्टर्स ढूंढो, तुम बाहर जाओ। ऐसे उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, एक भी भिक्खु को नहीं कहा, लेकिन खुद उन्होंने अपना रेसिडेंस कहाँ पे लिया, बुद्ध के जेक्स में लिया। तो तभी बुद्ध वहां धम्मसभा में आते हैं और भिक्खुओं को पूछते हैं कि किस बारे में बात चल रही है। तो तब जब उन्हें पता चलता है किस बारे में बात चल रही है, तो वो कहते हैं कि ये जो सिक्खा काम है, ये जो एंजाइटी राहुल ने इस बार बताई है संघ के रूल्स को फॉलो करने की, ये अभी की नहीं है, लेकिन ये पहले भी वो ऐसा सिक्खा काम बता चुके हैं, यानी एग्जिबिट कर चुके हैं जब वो एनिमल बोल के बॉर्न हुए थे। तो एनिमल यानी तिरच्छान पाली में। तो जब वो तिरच्छान योनि में बॉर्न हुए थे, तभी भी
उन्होंने ऐसे ही एंजाइटी बताई थी. So what was the time when this Jatak was told? So continuing with that, saying so, the Buddha then continued with the story of the past to reveal and make clear what had been concealed from others. And this Jatak was preached and delivered to all the bhikkhus present in the Dhamma Sabha at that time. तो ये सब कहने के बाद बुद्ध कंटिन्यू करते हैं कि वो पास्ट की स्टोरी कौन सी थी, और ये चीज वो सब भिक्षुओं को बताते हैं जो उस टाइम पे धम्म सभा में प्रेजेंट होते हैं. तो फिर व्हाट वाज द टाइम ऑफ द जातक स्टोरी? Once upon a time when a certain king of Magadha was reigning in Rajgarh. यानी एक कोई तो किंग था जो मगध का था और वो राजगृह से रूल कर रहा था. तो वो टाइम है हमारी जातक का. और अभी मैं आपके साथ हमारी टेक्स्ट बुक का स्टोरी शेयर कर रही हूँ. ओके, सो Jatak number 16, the fawn who played dead, and this is a story on attendance, regularity, and learning all your lessons on time. So let's start then. Once upon a time, there was a herd of forest deer. In this herd was a wise and respected teacher, cunning in the ways of deer. He taught the tricks and strategies of survival to the young fawns. One day, his younger sister brought her son to him to be taught what is so important for deer. She said, "Oh, brother teacher, this is my son. Please teach him the tricks and strategies of deer." The teacher said to the fawn, "Very well. You can come at this time tomorrow for your first lesson." The young deer came to the lessons as he was supposed to. When others cut classes to spend all day playing, he remained and paid attention to the good teacher. He was well liked by the other young bucks and does, but he only played when his classwork was complete. Being curious to learn, he was always on time for the lessons. He was also patient with the other students, knowing that some learn more quickly than others. He respected the teacher deer for his knowledge and was grateful for his willingness to share it. ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग में सिमिलर स्टोरी है जैसे हमारे लास्ट जातक का था, जातक नंबर 15. तो यहाँ पे भी एक डियर का हर्ड है, झुंड है डियर का, और वो एक रिस्पेक्टेड टीचर को फॉलो करते हैं जो बहुत वाइज है और जो सबको, जो छोटे डियर होते हैं, छोटे फॉन्स और डोज होते हैं, उन्हें वो डियर टीचर डियर सिखाते हैं कि स्ट्रैटेजीज और स्किल्स और तरकीबें सिखाते हैं कोई चीज से या कोई दुर्घटना से बचने की. तो यहाँ पे भी एक जो वो टीचर की यंगर सिस्टर होती है और उसका एक फॉन बेटा होता है, यानी टीचर का वो नेफ्यू हो गया. तो वो अपने बेटे को लाती है ब्रदर टीचर के पास में और बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को आप सारे ट्रिक्स और सारे स्ट्रैटेजीज और सब स्किल्स, तरकीबें एक डियर को जो पता होनी चाहिए फॉर सर्वाइवल, वो आप प्लीज उसे सिखाए. तो टीचर डियर बोलते हैं कि ठीक है, कल के दिन ये टाइम पे, सो एंड सो टाइम पे फर्स्ट लेसन के लिए आ जाना. तो वैसे वो यंग डियर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए हैं कि वो बराबर अपने टाइम पे जैसा डिसाइड किया है, जैसा बोला गया है, वो टाइम पे आता था. वो कभी भी अपने क्लासेस बंक नहीं किया, हमेशा ध्यान देता था कि वो टीचर को क्या बोलना है. उसके फ्रेंड्स थे और वो उसे बहुत लाइक करते थे, वो उनके साथ खेलता भी था, लेकिन सिर्फ तभी जब काम खत्म हो जाता था उसका पढ़ाई का. और वो इतना क्यूरियस था कि वो टाइम टू टाइम अपने लेसन्स पढ़ने आता था. उसको जानने की बहुत इच्छा थी और वो बहुत रिस्पेक्ट करता था अपने वाइस टीचर का. और वो इतना थैंकफुल था उनके लिए कि वो इतने विलिंगनेस से और इतने दानी भाव से वो ये नॉलेज उनका शेयर कर रहे हैं सबके साथ में. One day the fawn stepped in a trap in the forest and was captured. He cried out in great pain.
This frightened the other fawns, who ran back to the herd and told his mother. She was terrified and ran to her brother, the teacher. Trembling with fear, crying big tears, she said to him, "Oh, my dear brother, have you heard the news that my son has been trapped by a salty hunter's snare? How can I save my little child's life? Did he study well in your presence?" Her brother said, "My sister, don't be afraid. I have no doubt he will be safe. He studied hard and has always did his very best. He never missed a class and always paid attention. Therefore, there is no need to have doubt or pain in your heart. He will not be hurt by any human being. Don't worry. I'm confident he will return to you and make you happy again. He has learned all the tricks and strategies used by a deer to cheat the hunters. So be patient. He will return." तो अभी क्या हो जाता है, एक दिन ऐसे ही वो फॉन वो फांसे में आ जाता है जो हंटर सेटअप करता है वो ट्रैप में, वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट में। तो उसके जो दोस्त लोग होते हैं वो ये चीज देखते हैं और वहां से डर के मारे भाग जाते हैं, और वो भाग के सीधा उसकी मम्मी के पास जाते हैं। और फिर वो मम्मी इंटर्न उसके ब्रदर यानी टीचर डियर के पास जाती है और बोलती है कि रोते रहती है और बहुत घबराई हुई रहती है और बोलती है कि क्या मेरे लड़के ने सब आपसे जो स्किल्स और स्ट्रैटेजीज थे जो एक डियर को पता रहने चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो आपसे अच्छे से सीखे हैं क्या? उसने अच्छे से पढ़ाई की है क्या उसके बारे में? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अभी वो एक हंटर के ट्रैप में ट्रैप हो गया है। तो वो डरी हुई होती है। तो उसे कैसे संभाळते हैं ब्रदर, याने सांत्वना दिल्यासारखं आहे इथे की ते म्हणतात की तू घाबरू नको बहीण, आणि तो त्यांनी खूप छान अभ्यास केला आहे. तो हमेशा टाईमवरती यायचा क्लासेसला, आणि मला काही डाऊट नाही आहे की तो सेफ राहणार आहे. काही शंका नाही आहे. त्याने कधी क्लासेस मिस नाही केले, आणि तर तो हे सगळं सांभाळून घेईल, आणि तो कोणत्या आदमी म्हणजे कोणत्या पण माणूस त्याला हर्ट नाही करू शकेल तेवढं त्याला सगळं येते. तर डोंट वरी, फक्त थोडं पेशन्स ठेव, थोडं धीर धर, तो येईल परत. Meanwhile, the trapped fawn was thinking, "All my friends were afraid and ran away. There is no one to help me get out of this deadly trap. Now I must use the tricks and strategies I learned from the wise teacher who taught so well." The dear strategies he decided to use was the one called playing dead. First he used his hooves to dig up the dirt and grass to make it look like he had tried very hard to escape. Okay. तो अभी वो डियर क्या सोचता है कि उसके सारे फ्रेंड्स तो भाग गए वहां से, उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के वो डर के भाग गए, और अभी उसके पास और तो कुछ है नहीं जिससे कि वो खुद की हेल्प कर सकता है। तो उसको सिर्फ अभी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज जो उसके टीचर ने बताई सिर्फ उसको वो पता है, और उसे अभी वही यूज करना है, उसको अपना नॉलेज ही यूज करना है जिससे वो बच सकता है। तो उसने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की? प्लेइंग डेड, यानी इमिटेट करना कि वो मर गया है। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए उसने बहुत सारी चीजें की यहाँ पे, तो वो हम वन एट अ टाइम देखेंगे। तो सबसे पहले उसने अपने हूफ से उसके जो पैर है उससे खोदा ग्राउंड को, ग्रास को, ये बताने के लिए कि उसने बहुत ट्राई किया कि वो भाग सके वो ट्रैप में से, वो फांसे में से। तो इसलिए उसने बहुत खोदा जमीन को, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भाग सके, यानी उसने बहुत ट्राई किया है भागने का। Then he relieved his bowels. Then he relieved his bowels and released his urine, because this is what happens when a deer is caught in a trap and dies in very great fear. Next, he covered his body with his own saliva. उसके बाद में सेकेंड ट्रिक उसने ये किया कि उसने जो डर के मारे जो बाथरूम कर देते हैं तो वैसा उसने वहां कर दिया, और उसके बाद में उसने खुद के बॉडी को पूरा सलाइवा से यानी उसके थूक से पूरा कवर कर दिया।
यानी ये उस टाइम पे बताया कि ये डियर जब मरता है और तड़फड़ के मरता है तो कैसे स्ट्रैटेजीज यानी कैसे एक्चुअली होता है, तो वो उसने वैसा ही इमिटेट किया यहाँ पे। Lying stretched out on his side, he held his body rigidly and stiffened his legs out straight. He turned up his eyes and let his tongue hang out of the side of his mouth. He filled his lungs with air and puffed out his belly. Finally, with his head leaning on one side, he breathed through the nostril next to the ground, not through the upper one. तो अभी और उसने क्या किया कि उसने ऐसे खुद की बॉडी को पूरा तना के स्ट्रेच करके ऐसे कड़क कर दिया, बॉडी स्टिफ कर दिया, और उसने ऐसे आंख ऐसे ऊपर घुमा दी और जीभ ऐसे बाहर निकाल दी, जैसे कि मरने का एक्टिंग करते हुए। और उसने बहुत ऐसे सांस ली जोर से और उसने पेट में भरी वो सांस कि उसका पेट स्टिफ लगे। तो पेट कब स्टिफ लगता है? जब बहुत टाइम हो जाता है मरने के बाद, तो पेट स्टिफ लगता है क्योंकि टिश्यूज और जो मांस है वो सड़ते रहता है, तो उससे वो स्टिफनेस आता है। और फिर उसने अपना हेड ऐसा एक साइड में गिरा दिया ग्राउंड पे, और नीचे वाले जो नाक है वहां से वो सिर्फ वहीं से वो सांस ले रहा था जो ग्राउंड को टच था वो नाक से, और ऊपर वाले नाक से सांस नहीं ले रहा था। तो ये हमें पता चलता है कि डियर ऐसे भी कर सकते हैं। Lying motionless, he looked so much like a stiff corpse that flies flew around him, attracted by the awful smells. Crows stood nearby, waiting to eat his flesh. तो इतना वो वैसा ही रहा पूरा टाइम कि वो एक मरे हुए जैसा ही लग रहा था, और उसके आजू बाजू मक्खियां भिन भिनाने लगी, और वो सब बास जो आ रहा था, स्मेल आ रहा था उस वजह से, और वहां पे कौवे भी आ गए कि वेट करने के लिए कि ये कब मरेगा और खाएंगे। ने इतना मरे हुए जैसा लग रहा था कि उसका फ्लैश खाने के लिए उधर रुके थे। Before long, it was early morning and the hunter came to inspect his traps. Finding the fawn who was playing dead, he slapped the puffed up belly and found it stiff. Seeing the flies and the mess, he thought, it has already started to stiffen. He must have been trapped much earlier this morning. No doubt the tender meat is already starting to spoil. I will skin and butcher the carcass right here and carry the meat home. Since he completely believed the deer was dead, he removed and cleaned the trap and began spreading leaves to make a place to do the butchering. तो फिर थोड़ी ही देर में सुबह के टाइम पे वो हंटर वहां पे आता है और देखता है उसके ट्रैप में तो कोई तो फंसा हुआ है, और वो देखता है कि वो तो मर गया है, तो वो उसके पेट को हाथ लगा के देखता है, ऐसे ऐसे थप्पड़ मार के देखता है उसके पेट को, और उसे तो पता चलता है कि वो कड़क है। तो उसे लगता है कि ये अभी बहुत पहले ही वो फंस गया था और अभी तो बहुत टाइम हो गया है वो मर गया है वहां पे, और इसलिए उसका पेट स्टिफ हो गया है। और फिर वो सब देखता है आजू बाजू में कि वहां पे मक्खियां रहती है और वो सब, और गंदगी रहती है। तो उसको लगता है कि ये तो बहुत पहले मर गया है, और अभी उसका जो मीट है, उसका वेनिसन है, वो स्पॉइल होने लग गया क्योंकि वो ऐसे स्टिफ हो गया है वो मीट। तो इसलिए उसको लगता है कि ये तो बहुत पहले से मरा है, तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ और इधर ही काटता हूँ इसको, और फिर जो मीट है वो मैं घर लेके जाता हूँ, नहीं तो ये और खराब हो जाएगा। और इसलिए उसको लगा कि ये तो पक्के में ये मर गया है ये डियर। तो इसलिए वो उसको वो ट्रैप में से निकालता है और वहां पे थोड़ा ट्रैप को क्लीन करता है, साफ करता है, और वहां पे काटने के लिए एक जगह बनाता है, फायर प्लेस जैसा भी बनाता है। और जैसे वो ये सब में ध्यान रहता है उसका, तब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Realizing he was free, the fawn suddenly sprang to his feet. He ran like a little cloud blown by a swift wind back to the comfort and safety of his mother. The whole herd celebrated his survival, thanks to learning so well from the wise teacher. तो जैसे वो डियर को पता चलता है कि अरे वो तो खुल गया है, फ्री है वो, वैसे वो अपने पैरों पे उठ के से भागता है। कैसे? यहाँ पे सिमिली यूज की है कि वो जो बहुत विंड में एक छोटा सा क्लाउड रहता है तो वो कितना फास्ट मूव होता है वो क्लाउड, तो वैसे ही वो इतना फास्ट भागता है और अपने मम्मी के पास जाता है। और बाकी पूरे जो
हर्ड रहता है डियर का, उनको पता चलता है कि ये वापस आ गया, ये बच गया, तो वो उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, उसका वापस आना वहां पे। और और वो बहुत थैंकफुल रहता है अपने वाइस टीचर के लिए कि उसने ये सब उसके वाइस टीचर ने ये सिखाया उसको ये सब ट्रिक्स। सो द मॉरल ऑफ आवर स्टोरी इज, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, वेल लर्न्ड लेसन्स ब्रिंग ग्रेट रिवॉर्ड्स। यानी अगर हमने अच्छी से हमारे लेसन्स जो सिखाए हैं वो सीखे तो हमें बहुत बेनिफिट होगा उसका। Okay, so with this I am sharing with you the Word document again so that we can go over the Gatha. So Tipalatha Miga Jataka, which is Jatak Gatha number 16. Migang Tipalatha Manekamayang Attakhurang Addharatta Papaying Ekena Sotena क्षमा ससंतो छही कलाहीति भोति भागी नहीं होती। तीपलत्थ मिगजातकं छठं। तो इसका मीनिंग है तीपलत्थ यानी 3 पोस्चर्स, स्लीपिंग का, स्टैंडिंग का, सिटिंग का। मनेक मायंग यानी अनेक, लाइक सेवरल। मनेक मायंग, मायंग यानी डिसेप्टिव अपीयरेंसेस या ट्रिक्स। तो माया जैसे हम कहते हैं उससे है ये वर्ड। और अट्ठ खूरंग यानी 8 हूफ्स। खूरंग यानी हूफ्स, अट्ठ यानी 8, नंबर 8। अड्ढरत्ता यानी अर्धरात्रि, डिराइव अट्ठ अड्ढरत्ता से डिराइव हुआ है अर्धरात्रि, तो यानी मिडनाइट। पपाइंग, पपाइंग यानी ड्रिंकिंग, यानी यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा लिया है, टू नेवर क्वेंच हिज थर्स्ट, यानी जो क्यूरियस नेचर है, टू कीप अप विद द क्यूरियस नेचर, और हमेशा स्ट्राइविंग एंड कीप लर्निंग, ये ऐसा बोला गया है। एके न सोते न यानी एक कान, क्षमा ससंतो, तो क्षमा यहाँ पे एक्चुअली क्षमा जैसा बोला गया है, हम अभी भी क्षमा बोलते हैं, तो फॉरगिवनेस ऐसा उसका ट्रांसलेशन है क्षमा का। लेकिन यहाँ पे क्षमा को ग्राउंड बोला गया है, और ग्राउंड या अर्थ का नेचर है फॉरगिवनेस, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड के रिलेशन में क्षमा यूज किया गया है। और ससंतो यानी ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, तो इसका मीनिंग है एक कान ग्राउंड पे, यानी इसका लाइंग डाउन मीनिंग है, यानी साइड्स में लाई डाउन करना और ब्रीद करना एक नॉस्ट्रिल से। छ ही, तो यहाँ पे छ ही यानी द नंबर 6, छ। और कला इज आर्ट, और अतिभूति, कला ही तिभूति यानी एक्सेल करना, अतिभूति यानी एक्सीड करना एक्सपेक्टेशन, तो बहुत अच्छा ऐसे। और भागी नहीं हो यानी नेफ्यू। तो इंग्लिश में सिंपली पुट इट मीन्स इन 3 postures of a deer, sleeping, standing, sitting, versed in several deceptive appearances or tricks, with 8 hoofs, yani well trained in using his 8 hoofs, and drinking at midnight, मतलब कोई midnight में पानी तो नहीं पीता, लेकिन कैसा है कि आधी रात में भी he is so eager, he is so curious to keep on learning, यानी वो अपनी he never quenches his thirst, यानी curiosity को बुला है यहाँ पे, तो keeping up with his curiosity. With 1 year lying on the ground, he breathes 6 tricks or arts my nephew excels in. तो ये है इस गाथा का मीनिंग। I would just reiterate here
In all three postures, on his back or sides, your son is versed. He is trained to use 8 hoofs, and save at midnight never slakes his thirst. As he lies couched on earth, he lifeless seems, and only with his under nostril breathes. 6 tricks my nephew knows to cheat his foes. तो एक बार फिर से हम गाथा बोल लेते हैं. मिगं तीपलत्थ मनेकमायं अट्ठखूरं अड्डरत्ता पपायिं एकेन सोतेन क्षमा ससंतो छही कलाहीति भोति भागिनेयोति. Okay, so we are almost at the end of our जातक कथा. So end में क्या होता है फिर? Having told these 2 stories, the master then established the connection linking the past and the present stories and identified the birth by saying as follows. तो हमारे भगवान बुद्ध फिर एंड में ये बोलते हैं कि जातक लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में किसकी चेतना किससे मैच हुई, कौन कौन था. तो जो नेफ्यू फॉर्म था भागिनेय मिगपोटिको, वो भंते राहुल थे. तो यहाँ पे भागी नहीं यानी नेफ्यू और मिग यानी डियर और पोटको यानी जो यंग, कोई भी एनिमल का एक यंग फॉर्म यानी पोटको. तो जो नेफ्यू फॉर्म था वो भंते राहुल थे. जो मदर डो थी यानी माता जातक की, वो उपल वर्णा थेरी थी. और जो टीचर अंकल डियर थे यानी मातुल मिगो, मातुल यानी अंकल, मदर्स ब्रदर मातुल, और मिगो यानी डियर. तो जो अंकल डियर थे मातुल मिगो, वो बोधिसत्व थे जातक लाइफ में, और प्रेजेंट लाइफ में वो गौतम बुद्धा के टाइम पे वो खुद गौतम बुद्धा थे. और ये हमने ऑलरेडी बात की कि जातक लाइफ का टाइम था जब एक किंग मगध में था और वो राजगृह से रूल कर रहा था. So I'm going to share with you the presentation again. Okay. So yeah. So basically pictorially यहाँ पे अभी हमें समझ रहा है कि exactly कैसा था ये जातक. यहाँ पे deer, he was playing dead here. और ये trap और ये hunter जब वो भाग जाता है deer, तो he's like in a question mark state. और teacher deer और sister doe और ये सब है. So again, this is a gatha in Pali and Devanagari script, in Roman and Devanagari script. The language is Pali. And what is the moral of the story? First of all, who is Bodhisatta? ये हमने देखा कि teacher uncle dear यानी मातुल मिगो वो बोधिसत्व थे. But what did this story teach us? So as students, discipline and obedience is very important. Listen and pay attention to the admonition, instructions, or advice or lessons taught by your wise teachers. Make wholesome use of the knowledge thus gained. तो हमने जो लास्ट जातक में सीखा उसका ऑपोजिट था ये जातक इन अ गुड वे, और हमने वही चीज सीखी लास्ट जातक जैसे, लेकिन इस बार हमने सीखा कि जो लेसन्स हमें हमारे वाइज टीचर्स बताते हैं उसके लिए पंक्चुअली जाना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, आज्ञाकारी रहना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए और ओबीडियंट रहना चाहिए और सुनना चाहिए अपने वाइज टीचर्स का. और जब ऐसा कोई टाइम आता है जब और कोई नहीं रहता हेल्प करने को, तो यही चीजें, यही नॉलेज हमें हेल्प करता है. और वो नॉलेज को होलसम यूज में डालना चाहिए, इनटू अ गुड यूज डालना चाहिए, कुशल यूज में, तो तभी वो विजडम कहलाता है. तो जो भी नॉलेज गेन किया उसे हमें होलसम वे में, गुड वे में यूज करते आना चाहिए. और हम ये तभी कर पाएंगे जब हम हमारे क्लासेस अटेंड करें, रेगुलर रहे, हमारे वाइस टीचर का सुने, तभी हमें नॉलेज मिलेगा. एंड we need to know how to apply it wisely. तो अभी हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं.
और हमने जो भी आज मेरिट्स कमाए हैं इस धम्म डिस्कशन से वो हम सबके साथ शेयर करेंगे, पूरे 31 प्लेन्स में शेयर करेंगे और पुण्यानुमोदन करेंगे, शेयरिंग ऑफ मेरिट्स. तो everyone, you all can turn on your videos and please join your hands, close your eyes. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया. इमीन पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया. निब्बानस्य पच्चयो होतु. साधु साधु साधु. So with this we conclude our जातक नंबर 16. अभी किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है तो हम उस पे बात कर सकते हैं. किसी को है क्वेश्चंस? दृष्टि? नहीं जी. नहीं? ओके. अनागत and अरहन? हाँ. Do you have any questions in today's जातक? No. No? Okay. सेजल, तुला काही प्रश्न आहे बेटा? Okay. Okay. So let's do this then. Let's quickly go over the Parmi discussion we do. और more than Parmi analysis, ये हम थोड़ा क्वालिटीज जो हमने सीखे ये जातक से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पारमी एनालिसिस या पारमी डिस्कशन मेनली बोधिसत्व के ऊपर है ना. तो ओके, तो मैं अभी सबके लिए पूछ रही हूँ, सबको पूछ रही हूँ कि आज के जातक में कौन सी पारमी या कौन सी क्वालिटीज हमें दिख रही है. सो कौन बताएगा? Anyone can answer. Wisdom. Wisdom. Yes, yes, wisdom definitely. तो wisdom यानी क्या पाली में? वो टीचर वाइज होते. टीचर, यस, टीचर वाइज होते, डेफिनेटली वाइज होते. तर हे एकदम करेक्ट आन्सर आहे. पण आपण विजडमला पालीमध्ये काय म्हणतो? पैया. वेरी गुड, पैया. तो यस, हम बोधिसत्व के इसमें से हम पारमी देख रहे हैं, तो ये विजडम पे थी ये जातक. और कौन सा लग रहा है? और कौन बताएगा? खंती. खंती. ओके, खंती है, बट ये खंती यानी पेशेंस, और इसमें बहुत लोगों ने पेशेंस रखा है. जैसे जो मदर डो रहती है, माता, उन्होंने पेशेंस रखा है. और जो नेफ्यू डियर रहता है, नेफ्यू फॉन, उसने भी पेशेंस रखा है. तो खंती पे है, बट खंती आई वुड से कि बोधिसत्व पारमी से नहीं है. लेकिन हम ये अगर क्वालिटी वाइज देखें कि हमने क्या सीखा है इस जातक से, तो हमने खंती सीखी है. बट ये बोधिसत्व की पारमी नहीं है. सो वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट. तो और कुछ हमने सीखा ये जातक से. डिटर्मिनेशन. अधिष्ठान. डिटर्मिनेशन, अधिष्ठान किसने कहा? त्या फॉनला म्हणजे त्याच्याकडे डिटर्मिनेशन होतं.
ट्रॅप Yes. पासून आणि येस. सोडायला. व्हेरी राईट, व्हेरी राईट. तर फॉन करे डिटर्मिनेशन होतं स्वतःला सोडायला. व्हेरी गुड. आणि अधिष्ठान पालीमध्ये म्हणतात. अँड अगेन वी नीड टू कीप दिस इन माइंड की ही क्वालिटी आम्ही शिकली या जातक बदून, पण ही बोधिसत्ताची पारमी नव्हती, है ना. हे आपण फॉन करून शिकलो. जे वाईस टीचर होते त्यांच्याकडून अधिष्ठान वाली क्वालिटी या जातक मध्ये नाही शिकलो. तर म्हणून हे क्वालिटी या जातक मध्ये होती. येस. अजून कोणाला काय वाटते का? सीला वीर्य. येस. किसने कहा वीर्य? नाही सीला म्हटलं. सील म्हटलं. अच्छा. हो. सील पण आहे. सील वग्गो आहे, है ना. तर सील पण आहे. कारण आपण दोन्ही जातक म्हणजे जातक मध्ये पण पाहिलं की ते नेफ्यू फॉन जो राहतो त्याला किती तो येतो, शिकतो, सगळे रूल्स, सगळे स्किल्स, स्ट्रॅटेजीज ऑफ अ डिअर सगळे शिकतो तो वाईस टीचर कडून. आणि त्याच्यामध्ये तो राहतो, ते यूज करतो. आणि आपण सामनेर भंते राहुल करून पण शिकलो की त्यांना किती होतं की ते सील मध्ये आणि ते प्रिसेप्ट फॉलो करणार, आणि संघाचे जे नियम होते ते फॉलो करणार. त्यांना किती आतुर इच्छा होती त्याची, है ना. तर म्हणून आपण सील पण म्हणू शकतो इथे. अजून वीर्य वाटते का कोणाला? वीर्य. हो. ओके. तर वीर्य आहे. वीर्य एफर्ट्स. तर ही क्वालिटी आहे पण की जो फॉन जो फसून जातो तो वीर्य दाखवतो, तो एफर्ट दाखवतो, एवढं सगळं तो करतो, लक्षात घेतो आणि मग तो ऍक्च्युली ते प्रॅक्टिकली करतो. त्याचे एफर्ट्स राहतात त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्या तो जो लेसन्सला अटेंड करतो, शिकायला जातो, ते पण त्याचा वीर्य राहते, एफर्ट्स राहते की तो टाइम वरती जातो आणि आपले क्लासेस बंक नाही करत. तर तो वीर्य करतो. तर ही क्वालिटी आपल्याला जातकमध्ये दिसते. आणि अजून एक लक्षात घ्यायचं आहे की ही पण बोधिसत्वाची पारमी नाही आहे. कारण हे फॉननी केलं. हे बोधिसत्व म्हणजे मातुल मिगो नी नाही केलं. टीचर डिअरनी हे नाही केलं. तर ही क्वालिटी आपल्याला या जातकमध्ये दिसते, वीर्य. अँड आय थिंक वी हॅव कवर्ड प्रिटी मच एव्हरीथिंग. पण एक पारमी आहे जी मला वाटते की बोधिसत्वनी ही पारमी पण एक सेंटेन्स होता आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळते की बोधिसत्वनी ही पारमी पण याच्यामध्ये थोडी केली आहे. म्हणजे ती पर्टिक्युलर पारमी त्यांनी थोडस त्याच्याबद्दल केलं आहे. तर कोणी सांगेल का मला की अजून कोणती येत आहे का कोणाला? ओके. तर थोडी दान पण आपल्याला दिसते की त्यांचं विलिंगनेस टू शेअर द नॉलेज जे होतं ते दान ऑफ पैया असे म्हणू शकतो आपण. तर ती अशी मला पण अशी थोडी वाटली. तर आपण त्याला क्वालिटी म्हणून घेऊया या जातकमध्ये. आणि मेत्ता पण आहे. मेत्ता पण आहे. येस. मेत्ता कशी मला सांगणार का? त्या टीचर ते म्हणजे शिकवतात. तर ते मेत्तानी शिकवतात सगळ्यांना. ओके. ओके. नाईस. तर मेत्ता पण आहे. ओके. आणि बहिणीला पण खूप छान सांगतात, है ना. एकदम फ्रेंडली सांगतात आणि खूप लव्हिंग काइंडनेसनी सांगतात. ओके. येस. येस. तर आय थिंक एवढे पारमी होत्या या जातकमध्ये, एवढ्या क्वालिटीज होत्या, पारमी आणि क्वालिटीज कंबाईन.
तर अजून कोणाला काही प्रश्न असणार तर आपण बोलू शकतो, नाहीतर वी कंक्लूड जातक नंबर 16 हियर. तो फिर अभी हम एंड करते हैं आज का सेशन देन. ओके एवरीवन, हैव अ नाइस वीकेंड, वंडरफुल संडे, और just stay happy as always. And bye bye everyone. Let's meet next weekend then with Jatak number 17. साधु साधु साधु. Thank you, Didi. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Dadu.